नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हजारों साल पुरानी होकर भी आज हमारे जीवन का हिस्सा कैसे हैं? आज हम भारत के इसी विशाल साहित्यिक इतिहास की एक ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं। ये सफर एक नदी की तरह है, ज्ञान की वो नदी जो सदियों से बह रही है। हम उन महान किताबों और उनके लिखने वालों को जानेंगे जिन्होंने भारतीय सोच और समाज को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस यात्रा के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। हमारा ये सफ़र 4 बड़े पड़ावों से गुजरेगा। शुरुआत होगी प्राचीन काल से, जहां हमारे विज्ञान और साहित्य की नींव पड़ी। फिर हम चलेंगे महाकाव्यों के युग में, जो भारतीय दर्शन की रीढ़ हैं। इसके बाद आएगा मुगल काल, जहां शाही दरबार की दास्तानों को कलमबद्ध किया गया। और आखिर में हम देखेंगे आज़ादी की लड़ाई का दौर, जब कलम सही मायनों में तलवार से ज़्यादा ताकतवर हो गई। तो तैयार हो जाइए, ये साहित्यिक सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, प्राचीन ज्ञान के वो स्तंभ, वो महान ग्रंथ जिन्होंने भारतीय दर्शन और विज्ञान की बुनियाद रखी। और जब हम भारतीय दर्शन की बुनियाद की बात करते हैं, तो ये 3 महाकाव्य मजबूत खंभों की तरह खड़े नजर आते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण, महर्षि वेदव्यास की महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता, जो कि महाभारत का ही एक बहुत पवित्र हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें धर्म, कर्म और जीवन जीने के सही तरीकों का सार छिपा है। ये वो ग्रंथ हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि कैसे इस बुनियादी ज्ञान से एक विशाल ज्ञान का वृक्ष पैदा हुआ। इसकी शाखाएं हर तरफ फैलीं। एक तरफ देखिए, खगोल और गणित में आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर की बृहद संहिता जैसे ग्रंथ लिखे गए, तो दूसरी तरफ राजनीति और शासन चलाने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामने आया, और भाषा को वैज्ञानिक आधार देने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान कितना फैला हुआ और कितना गहरा था। चलिए, अब इस ज्ञान वृक्ष की छांव से निकलकर आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के स्वर्ण युग में कदम रखते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब कविता, नाटक और कहानियों में रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंच गई थी। और इस सुनहरे दौर के दिल में बसते थे महाकवि कालिदास, जिन्हें कई लोग भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव संस्कृत साहित्य की शायद सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन वो अकेले नहीं थे। इसी दौर में अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा, भवभूति ने मालती माधर की रचना की, माघ ने शिशुपाल वध लिखा और जयदेव ने गीत गोविंद जैसी अमर कृतियां हमें दी। इन सब ने मिलकर साहित्य को और भी अमीर बनाया। कविता और नाटक से हटकर भी इस दौर में जीवन के दूसरे पहलुओं पर बहुत कुछ लिखा गया, जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, जिन्होंने दुनिया भर को सही गलत और व्यवहार का पाठ पढ़ाया। इसका अनुवाद दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में हुआ है। बाण भट्ट ने हर्षचरित के जरिए उस समय के दरबारी जीवन की एक जीती जागती तस्वीर पेश की, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का एक सिलसिलेवार इतिहास लिखकर भारत में इतिहास लेखन की एक नई परंपरा ही शुरू कर दी। अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं मुगल काल में। ये वो दौर था जब फारसी और तुर्की जैसी भाषाओं का भारतीय साहित्यिक परंपराओं पर गहरा असर पड़ा और लिखने पढ़ने का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। मुगल दरबार दरअसल इतिहास लिखने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, और ये सिलसिला शुरू किया खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी लिखकर। फिर आगे चलकर अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का पूरा ब्यौरा अकबरनामा और आईने अकबरी में दर्ज किया। गुलबदन बेगम, जो उस दौर की गिनी चुनी महिला लेखिकाओं में से एक थीं, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी लिखी। और हाँ, इस दौर का एक बहुत ज़रूरी काम था दारा शिकोह का, जिन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जो उस समय की मिलीजुली संस्कृति का एक शानदार उदाहरण है। चलिए, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है आज़ादी की लड़ाई का दौर। जानते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के आने और नए विचारों के फैलने से क्या हुआ? साहित्य अब सिर्फ मनोरंजन या इतिहास लिखने के लिए नहीं रहा, बल्कि वो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक ज़बरदस्त हथियार बन गया। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने की 2 बिल्कुल अलग अलग साहित्यिक अंदाज यहाँ देखे जा सकते हैं।
एक तरफ थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में आंकड़ों और तथ्यों से ये साबित किया कि अंग्रेज कैसे भारत को आर्थिक रूप से लूट रहे थे। तो दूसरी तरफ थे दीनबंधु मित्र, जिन्होंने अपने नाटक नील दर्पण से नील किसानों पर हो रहे जुल्म की दर्दनाक कहानी को मंच पर ला खड़ा किया। इस नाटक ने लोगों की आत्मा को ऐसा झकझोरा कि उसने क्रांति की आग को और भड़का दिया। आज़ादी की लड़ाई के कई बड़े नेताओं के लिए तो उनकी कलम ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के जरिए अपने विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के शानदार अतीत को फिर से जिंदा कर दिया। वीडी सावरकर ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम लिखकर क्रांति की लौ को जलाए रखा और अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में आज़ादी की लड़ाई पर अपना नजरिया सामने रखा। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये आज़ादी के घोषणा पत्र थे जो एक स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे। तो अब तक का हमारा ये पूरा सफर तय हो चुका है। अब वक्त है इन सभी युगों को एक साथ रखकर समझने का, इनका विश्लेषण करने का। ये हिस्सा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सारी जरूरी बातें आसानी से याद रह सकें। इस टेबल को देखने से सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। गौर कीजिए कैसे मुख्य भाषा पहले संस्कृत थी, फिर फारसी और तुर्की आई और फिर अंग्रेजी और हिंदी ने जगह ले ली। किताबों के विषय भी बदले, विज्ञान और धर्म से बात शुरू हुई, फिर शाही खानदानों का जिक्र आया और आखिर में राष्ट्रवाद और समाज सुधार पर जोर दिया गया। और सबसे अहम है लिखने का मकसद, जो ज्ञान बचाने से शुरू होकर नैतिक शिक्षा, शाही विरासत को सहेजना और अंत में राजनैतिक चेतना जगाने तक पहुंच गया। और अब एक बहुत जरूरी क्विक रिवीजन। ये वो जोड़ियां हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए। बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित, जबकि बिल्हण ने लिखा विक्रमांक देवचरित। है तो दोनों ही राजाओं के जीवन पर, लेकिन लेखक अलग अलग हैं। इसी तरह हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, अबुल फजल ने नहीं, उन्होंने अकबर नामा लिखा था। इन छोटे छोटे फर्क को याद रखना ही कामयाबी की कुंजी है। तो हमारी ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल मन में आता है। अगर साहित्य सच में अपने समय का आईना होता है, तो हमारा ये आज का दौर भविष्य के इतिहासकारों के लिए कौन सी कहानियां पीछे छोड़कर जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।